गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? गुड। वेल, आप सभी ने अपनी हिंदी की बुक बसंत भाग 2, ये आपकी हिंदी की बुक है बसंत भाग 2, जिसका नाम है ले ली होगी। तो सभी जिस किसी ने अगर बुक नहीं ली है तो ज़रूर ले लें, जिससे कि आप इससे हिंदी के चैप्टर्स पढ़ सकेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है बसंत भाग 2। बच्चों, आज हम हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। पहला चैप्टर आप सभी पढ़ चुके हैं, तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दादी माँ। और इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है लेखक? शिव प्रसाद सिंह। यह कहानी जो है एक संस्मरण है। संस्मरण यानी लेखक ने अपनी कुछ बीती हुई बातों का इसमें वर्णन किया है, अपनी कुछ यादों को इस चैप्टर में समेटा है। दादी माँ शब्द से ही आप सभी के सामने अपनी दादी की छवि आ गई होगी ना। दादी माँ शब्द से ही आपको अपनी अपनी दादी याद आ गई होंगी। लोग इसी तरह लेखक को भी अक्सर अपनी दादी की याद आती थी, या वो जब बड़े हो गए थे, दूसरी जगह चले गए थे, तो बचपन की जो भी उनकी यादें थीं वो उन्हें अक्सर याद आती थीं दादी के साथ की। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी को। ओके। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। इसका मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि बीसों गर्मी, बरसात, बसंत, मतलब कि बीसों साल हो गए हैं, वो 20 साल से भी ऊपर के हैं इस समय। इतने समय बीतने के बाद भी जरा सी भी कोई कठिनाई आती है तो उनका मन क्या हो जाता है? अक्सर अनमना सा। अनमना सा यानी खिन्न होता है ना, कभी कभी मन नहीं लगता, खिन्न मन हो जाता है। तो वो उनका कहना है कि प्रायः मन उनका कैसा हो जाता है? अनमना सा। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब कि जो शुभचिंतक मित्र या उनके वेल विशर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं? फ्रेंड्स कि मुंह पर तो उनको आने वाली छुट्टियों की सूचना देकर खुशी जाहिर करते हैं, और पीठ पीछे से उनकी लेखक की क्या करते हैं? बुराई करते हैं। उसको कहते हैं कमजोर है ये, या प्रतिकूलता यानी कि मतलब विपरीत परिस्थितियों में कोई कठिन परिस्थिति होती है तो उसमें जल्दी ही घबरा जाने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, ये लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ठीक है मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा, जाने दो, पर क्या होता है फिर भी? बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब वो ना चाहते हुए भी उनकी आंखों के सामने उनकी दादी की छवि आ जाती है। कैसी दादी? शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। शरद यानी कि ठंड की जब ऋतु होती है, उसमें ठंडी किरणों के समान स्वच्छ, साफ, शीतल, कूल और धुंधली छाया उनकी उनके आंखों के सामने आ जाती है। बच्चों, ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब लेखक ये सोच रहे हैं अपनी पिछली बातों को, ये सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी ये हिंदी महीना है। क्वार का महीना कब होता है? अक्टूबर के महीने में लगभग। तो अक्टूबर के महीने के लगभग कैसे दिन होते हैं? जब बरसात हो चुकी होती है। तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, सब जगह पानी ही पानी है, और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती
घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो अब लेखक क्या सोच रहे हैं, गांव के थे लेखक, पहले गांव में रहते थे। तो गांव में क्या होता है कि जब पानी बहुत बरसता है उसके बाद जलाशय हो जाते हैं जो पानी के, उनमें दूर के सिवान यानी दूर की गांव की सीमा से बहकर क्या मोथा, साई, घेऊर, बनप्याज, ये सब क्या है, घासों के नाम है। तो ये सब घासें दूर से बहकर आके क्या करती हैं, जलाशय को गंदा कर देती हैं ना। नाना प्रकार की बरसाती घास और के बीज ये सब उसमें मिल जाते हैं, और जब सूरज की गर्मी पड़ती है तेज तो उससे पानी खौलकर उसमें वो घासें क्या होता है, सड़ जाती हैं। सड़कर एक अलग तरह की गंध यानी स्मेल छोड़ रही होती हैं। तो उनको वही चीज़ याद आ रही, क्योंकि वो गांव में थे और उनको वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में छोटे छोटे जो जलाशय बन जाते हैं वो उस पे कूद के नहाते हैं, जोर जोर से कूदते हैं, उनको उसमें एंजॉय आता है जलाशयों में। अपने अपने मौसम को की अपनी अपनी बातें होती हैं, ये तो होता ही है भाई, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आषाढ़ का महीना यानी जुलाई का महीना, जुलाई और अगस्त के बीच का महीना होता है, उसको कहते हैं आषाढ़ का महीना। जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, अगहन का महीना यानी इधर दिसंबर के करीब का, तो उसमें चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। चैत का महीना यानी चैत का महीना कब होता है, आधे अप्रैल और आधे मई के बीच का महीना। तो चैत का महीना इस समय अप्रैल चल रहा है, तो इस समय कौन सा महीना चल रहा है, चैत का महीना चल रहा है। कि पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। तो इसमें चैत के महीने में चाहे लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले, कोई बात नहीं, ये इन सीजन्स की चीज़ें हैं, इन्हीं महीनों की ये चीज़ें हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है उनको। मतलब ये सब चीज़ें ना मिले महीनों की कोई बात नहीं, पर क्वार के महीने में गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर कूदना ना हो तो बहुत बुरा लगता है। जो झाग भरे जल अभी बताए थे ना आपको, उसमें मैं भीतर हुड़क रहा था, वो भीतर ही भीतर क्या है, हुड़क रहे थे कि मुझे भी काश वो बचपन के दिनों में जैसे कूदते थे उन जलाशयों में, इसी तरह से मैं कूदूं। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। अब वो याद कर रहे हैं कि मैं उस समय 2-1 दिन ही तो कूद सका था कि नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। वो कह रहे हैं कि हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण सा दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी कि दिन भर खाने के लिए नींबू और साबूदाना मिले और थोड़े थोड़े बुखार में हल्का सा दर्द हो, ये उनको अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, अक्सर हो जाता था तो कोई बात नहीं, पर एक बार ऐसा हुआ कि ज्वर जब चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पे रजाई उड़ाई गई परंतु उतरा भी तो कब, रात 12 बजे के बाद। अब देखिए लेखक याद कर रहे हैं अपने उस समय को जब उन्हें बुखार था बचपन में। तो क्या हुआ, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। अब उन देख रहे हैं दादी माँ को कि वो शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल पे। गांव में जलाशयों में ही सब लोग नहाने जाते हैं ना, तो वो झाग वाले जल में ही नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, पतले दुबले से उनके शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती पहने थी वो, और सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता, यानी कि एकदम सफ़ेद बालों के सिरों पर उनके सद्यह, यानी कि अभी अभी नहाकर आई तो अभी अभी बालों में से पानी टपकता है जैसे, तो वो बालों से टपकते हुए जल की शीतलता, ठंडक दिखाई दे रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, दादी ने आई तो उन्होंने उनके सर पेट छुए। आपको भी अगर कभी बुखार होता है तो आपकी दादी मम्मी आपके सर और पेट छू कर देखती हैं कि क्या है, कितना बुखार है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब दादी का काम क्या होता है कि हाँ ये इसकी भभूत है तो ये खा लो, तो उन्होंने आंचल की गांठ खोल के किसी ऐसे ही अदृश्य शक्तिधारी की जो दिखाई ना दे, वो उनकी भभूत है, ये चबूतरे की मिट्टी लेके उसके मुंह में डाली, माथे पर लगाई उसके। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती,
अब उसे बुखार था तो क्या करती, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जब उनको तेज बुखार था तो क्या करती, उनके हाथ पैर कपड़े से सहलाती, गीली पट्टी रखी जाती हैं। दादी मम्मी करती हैं आप लोगों की भी, सर पर दालचीनी का लेप करती, दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। ये क्या है, दादी का उनकी का प्यार है ना, कि उनकी चिंता है कि इसको कितना बुखार है, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, उसे बार बार छू छू कर जोर का अनुमान करती कि कितना है बुखार। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी कि मतलब वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि पीपल की छाल से छोंका है कि नहीं छोंका है, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। दादी करती हैं आपकी भी ऐसे ही घर में, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, तो पहले ये भी सोचा जाता था कि बीमार है कोई तो उसके घर में बाहर से आकर कोई आदमी सीधे उसके कमरे में ना चला जाए। यदि आदि यही सब तरह के लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर सब घर वालों को परेशान कर देती, मतलब सबसे पूछती ना कि मूंग की दाल अच्छी बनी है कि नहीं, मिल गई कि नहीं, कोई बाहर से आकर तो नहीं चला गया, इसको पीपल की छाल से छोंका है कि नहीं छोंका है। आपकी दादी भी करती हैं ऐसे? तो वो इसी तरीके से, क्योंकि क्यों करती हैं, क्योंकि उनके मन में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए प्यार होता है और चिंता होती है, इसलिए। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं, दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गंवई गांव का नाम है, तो दादी माँ को उनकी 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। पहले क्या होता था, ये बाजार की दवाइयाँ कम दी जाती थी, क्या होता था, घरेलू नुस्खे ही, दादी नानी के घरेलू नुस्खे चलते थे, उसी से ही लोग ठीक भी हो जाते थे। तो गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, मतलब कि कोई बीमार है तो उसके पास गई, वहां पर वही काम कि हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, उसी से ही देखकर अंदाजा लगा लेती कि उसे कितना बुखार है। आजकल क्या है, थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है, बिना थर्मामीटर के नहीं पता लगता। पहले की जो दादी नानी होती थी वो क्या करती थी, हाथ माथा पेट छू कर ही पता लगा लेती थी कि कितना बुखार है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, ये भी बीमारी का नाम है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, कि मतलब विश्वास के साथ सुनाती मतलब वो विश्वास के साथ ये बता देती कि इसको मलेरिया हुआ है, इसको निमोनिया हुआ है, सिर्फ हाथ माथा और पेट छू कर ही। महामारी और विषूचिका, विषूचिका यानी हैजा, हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद, तो जब कोई महामारी चल रही होती थी या कोई हैजा वगैरह चल रही है बीमारी, तो उस समय वो सुबह उठने के बाद क्या करती थी, नहाने के बाद, स्नान यानी नहाने के बाद, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लौंग और गुड़ का मिला हुआ जल देती, गुग्गल और धूप, ये सब पूजा की जो वस्तुएं होती है ना, गुग्गल और धूप, इन सभी को लगाती थी जो बीमार आदमी है उस पर। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई करने में भी वो बहुत तेज थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, यानी कि अगर कोई दवा देरी से दे रहा है या मिश्री या शहद खत्म हो गया है, चादर या गिलाफ नहीं बदले गए हैं, तो वो जैसे पागल हो जाती, मतलब उनको सफाई बहुत पसंद थी, तो इसलिए वो सबको डांटना शुरू कर देती थी कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेखक सोच रहे हैं कि जब वो बड़े हो गए हैं तब के लिए सोच रहे हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर अब क्या होता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं वो नाड़ी देख जाते हैं, यही तो था, डॉक्टर साहब आए नाड़ी देख गए, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनैन मिक्सचर की मतलब की जो दवाई होती है, उसकी शीशी की तिताई यानी कड़वाहट, कड़वाहट तीखापन होता है ना जो दवाई का, उसके डर के मारे बुखार भी भाग जाता है। आप लोगों को भी होता है, लगता है ना, अरे ये कड़वी दवाई ना पीनी पड़े, तो जल्दी ही उसके डर के मारे क्या होता है, बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, मतलब कि जो बुखार आता है जिसमें मेस महाराज खिचड़ी दे गए या डॉक्टर साहब ने नाड़ी देख ली, ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। और जबकि अभी पहले लेखक क्या कह रहे थे कि बार बार ज्वर आता और वो अच्छा लगता था मुझे, क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें उन्हें दादी का प्यार और स्नेह मिलता था, इसलिए अच्छा लगता था। किसी को भी बीमारी अच्छी नहीं लगेगी ना, लेकिन उन्हें क्यों अच्छी लग रही, क्योंकि उसमें उन्हें दादी का प्यार और स्नेह मिल रहा है, बार बार उनका हाथ छूना, पेट छूना, दवाइयाँ देना, उनकी चिंता दिख दिख रही है,
तो वो सब उन्हें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भाता था। अब देखिए आपकी बुक में ये दादी की पिक्चर बनी है और ये कोई लेडी खड़ी है। तो इसको पिक्चर को देख के क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि ये दादी इस लेडी को कुछ डांट रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या है। ओके। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया यानी कि लेखक के बड़े भाई हैं। किशन भैया की, वो कह रहे हैं किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। भाई जब घर में शादी हो तो दादी माँ का उत्साह और आनंद तो होगा ही होगा। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। अगर कोई पड़ोसिनें किसी काम के लिए आई हैं घर पर तो बहुत बुलाने पर दादी माँ बाहर आती और फिर क्या कहती, सुनिए। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। तो यानी कि वो कोई आता तो उसे क्या सुनाते हैं कि बुरा नहीं मानना भाई, शादी का घर है, क्या करूँ, एक काम अपने हाथ से नहीं करूँ तो कुछ भी होता नहीं है। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। क्या है कि दादी माँ चाहे कुछ करती नहीं थी पर वो क्या कहती थी कि मैं हाथ से ना करूँ तो कुछ होगा नहीं। क्यों, क्या होता है कि काम करवाने वाले जो होते हैं ना, वो अपने हाथ से नहीं कर रहे पर दूसरों से उस काम को करवा रहे हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। यानी कि है ना कि पर कोई भी काम हो रहा है और उसमें अगर दादी माँ नहीं है उस वक्त तो वो काम विलम्ब का कारण बन जाती, यानी कि देरी का कारण बन जाती। वो काम देरी से होता और वो दादी माँ होती तो क्या करती, सबको डांट डांट के जल्दी जल्दी काम करवा देती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। एक दिन दोपहर में याद कर रहे हैं लेखक एक और बात कि एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो उस समय बाहर जो निकलने की जगह थी वहां पर ही दादी माँ क्या कर रही थी, किसी पर बिगड़ रही थी। अभी आपको पिक्चर दिखाई थी ना, एक लेडी बनी हुई दिख रही है आपकी बुक में, देखिए। हाँ, उस पर बिगड़ रही है। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। ये कौन थी? रामी की चाची थी। सोना होगा, अब क्या कह रही हैं दादी माँ, देखिए। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। इसका मतलब है कि रामी की चाची ने कुछ रुपए इनसे उधार लिए होंगे तो वो उसी रुपए को वापस लेने के लिए कह रही हैं दादी कि सोना होगा धन्य, रुपए मैं सूद यानी कि मैं ब्याज के आज ही दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि उनका कहना है कि जब मांगने आई थी तुम रुपए तब तो तुम खूब कह रही थी कि ये आंखों में मतलब दे दो, नाक में हाथ पैर जोड़ रही थी, और अब जब मैं मांग रही हूँ तो कहती हो फसल में दूंगी, यानी कि जब फसल कटेगी पैसे आएंगे तब दूंगी। तो इस तरह से वो उस पर बिगड़ रही थी। अब देखिए वो क्या कह रही हैं रामी की चाची कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी कि वो कह रही थी रामी की चाची रोते हुए कि दे दूंगी मालकिन, मेरी बिटिया की शादी है तो आप नहीं दया करेंगी तो बेचारी का कैसे वो होगा शादी का काम। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई कि हटो हटो, अभी मैं नहा के आई हूँ। जाने दो दादी। फिर जो लेखक है वो कह रहे हैं ये कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, ताकि मतलब वो इस बात को ख़त्म कर दें यहीं पर। बेचारी गरीब है, दे देंगी कभी। चल चल चलाए समझाने। अब ये दादी कह रही हैं उससे, उन अपने पोते से यानी कि लेखक से, कि चल चल चलाए समझाने। अब देखिए आगे क्या होता है। अब लेखक कह रहे हैं मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। ये कह के वो धीरे धीरे चुपके से आंगन की ओर चले गए। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को भूल भी गया, इस बात को वो भूल भी गए। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, एक दिन फिर रास्ते में वो रामी की चाची मिल गई। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वो जो रामी की चाची थी वही दादी को अब आशीर्वाद दे रही थी कि पूतो फलो दूधो नहाओ, ये आशीर्वाद होता है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। अब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, यानी विह्वल यानी सेंसिटिव होकर अंदर से गला भर के,
उड़िन हो गई बेटा। उड़िन यानी ऊऋण, यानी कि ऋण चुक गया। उड़िन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो कह रही थी हमारी मालकिन का भगवान भला करे। कल ही आई थी। मालकिन कौन? यानी दादी वही। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली। अब पहले तो वो कैसे डांट लगा रही थी उनको कि रुपए तुमने दिए नहीं है, फसल फसल कर रही हो, लेकिन फिर आई और उसके 10 रुपए का नोट और दिया। वो तो सब ऋण छोड़ ही दिया, 10 रुपए का नोट और दिया। देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। और क्या कहा दादी ने कि देखो धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी बेटी। 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, यानी कि अगर रुपए कुछ कम पड़ते हैं तो मैं और भी दे दूंगी, पर लड़की की शादी अच्छे से करो। देवता है बेटा देवता, जोड़ शादी जिससे हो रही है वो देवता है बेटा। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब मैंने क्या पूछा कि उस रोज तो दादी बहुत डांट रही थी और आज कैसे ऐसे हो गई। तो देखिए रामी की चाची क्या कह रही हैं इस बात पर कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। यानी कि बड़े लोगों की तो डांट में भी कहते हैं ना एक आशीर्वाद होता है। वो तो उनका काम है कि रुपया दिया उन्होंने तो डांटे भी ना, पर अंदर ही अंदर उनके अच्छाई भी होती है। उन्होंने उस समय, आपको भी होता है कभी कभी, दादी आपकी किसी गलती पे आपको डांट देती हैं लेकिन बाद में आपको प्यार भी करती हैं। उनका जो कुछ भी कहना है वो दिल से नहीं होता है। तो आप लोग को भी इस चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अपनी दादी की बातों को दिल से ना लगाएं, बुरा नहीं माने, जवाब नहीं दें किसी बात पर भी, किसी भी बात पर उनके जवाब नहीं देना चाहिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। अब वो किस बात को याद करने लगे, ये किस्सा तो खत्म हो गया। अब वो याद कर रहे हैं कि जब किशन भैया का विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, तो क्या था 4-5 दिन पहले से ही औरतें, पहले के टाइम में जब शादियां होती थी तो कई कई दिन पहले से औरतें गीत गाना शुरू कर देती थीं। और शादी में भी क्या होता था कि औरतें शादी में नहीं जाती थीं, जेंट्स लोग ही शादी में जाते थे। औरतें घर पर ही रहकर नाच गाना करती थीं। कोई जेंट्स बन जाता, कोई लेडीज़ बन जाती लेडीज़ में ही, और तरह तरह के नाटक किया करती थीं। तो विवाह के औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय यानी कोई नाटक करती हैं विवाह की रात को। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, शादी में जेंट्स तो चले जाते हैं सब, शादी में लेडीज़ घर पर ही कोई भी कहानी लेकर विवाह से बेटे के जन्म तक के तरह तरह के जो भी दृश्य होते हैं वो दिखाती हैं। और मेल का भी पार्ट वही करती हैं और फीमेल का भी पार्ट वही करती हैं। इस तरह से करके वो अपना मन बहलाती हैं और हंसी करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। अब चूंकि जो लेखक थे वो बीमार थे, इसलिए वो बारात में जा नहीं सके। और मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। उनका जो भाई था राघव, मेरा भाई, वो भी दलान में सो रहा था क्योंकि वह देर में आ पाया था, इसलिए वह भी बारात में नहीं जा पाया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ये औरतें जो भी नाटक और वो सब करती थी उसमें क्या है, जेंट्स को अलाउ नहीं करती थी। तो उन्होंने आपत्ति की कि ये क्यों यहाँ पर है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ उन औरतों पे क्या बिगड़ी कि लड़के से क्या पर्दा करना, बच्चे हैं मतलब ये तो, इनका लड़के का और ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भगवान का मन एक सा होता है। तो बच्चों आज ये चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु आप लोग पूरे चैप्टर की रीडिंग ध्यान से लगाएंगे जिससे चैप्टर समझ में आए। ओके, बाय बाय।